सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, जो आपका आर एस मेंस साइंस एंड टेक का पार्ट चल रहा है, आज अपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर अपने बात करें दोस्तों, लगभग लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है साइंस एंड टेक का। आज अपने मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ तक कल अपनों ने क्या किया था, जो रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है और जो भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है साइंस एंड टेक में, ये कंप्लीट किया था। आज अपने दोस्तों जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, नैनो प्रौद्योगिकी है, आरएफडी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो ये चार टॉपिक अपने कंप्लीट करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी सबसे पहले पहले दोस्तों अपने को है ना, इन चीज़ों को कईयों ने ऐसे हो सकता है कि ये शब्द ही पहली बार सुना हो। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है ना, ये होती क्या है, क्या काम करती है ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो, इसमें अपने एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे? ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने लेंस कार्ट का नाम सुना होगा, जो चश्मे वगैरह लगाते हैं उनको अच्छे से पता होगा। अब लेंस कार्ट पे क्या होता है कि आप देख सकते हो कि आपके चेहरे पे कौन सा फ्रेम सही लग रहा है बिल्कुल, और रियलिस्टिक इफेक्ट देता है वो पूरा एकदम, कि रियल में कैसे पता लगता है। एक तो वैसे होगा अपने फोटो पे, लेकिन उससे रियल में पता लगता है। तो ऐसे ही है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे BMW हो गई, ये कार वगैरह बना रही है, तो इन्होंने ये इसके ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए मान लो आपको उस कार में बिठा दिया। अब आप पूरा है ना उस पर फीलिंग ले पाओगे कि मैं रियल में कार में बैठा हूँ। और उसको कैसी फिर उनसे क्या है कि कंपनी वालों को भी फ़ायदा होता है, तो उनको भी पता चलता है कि क्या चेंजेस करने हैं, प्रोडक्शन क्या रखना है। तो कोई भी नया व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको फ़ायदा होगा। तो इसी बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। एक रियलिटी होती है, एक वास्तविकता, और एक अपने वीआर जैसे होता है ना, आंखों के आगे वो मोबाइल लग जाता है, उसमें वीआर होता है, तो वो रियलिटी नहीं होती, वो अवास्तविक होता है। तो ये एआर है, वो वीआर होता है, ये क्या है, एआर है। तो बेसिक्स आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। संवर्धित वास्तविकता, वास्तविकता इसको हिंदी में बोलते हैं। एक अत्याधुनिक तकनीक है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न तत्वों को भौतिक दुनिया पर आरोपित करती है। तो आराम से ये डेफिनेशन इस टाइप की ही लिखनी है आपको, जिससे उपयोगकर्ता की धारणा और उसके परिवेश के साथ बातचीत में क्या हो, सुधार हो। अब देखो, आपने मूवी वगैरह में दोस्तों यहाँ पे देखा होगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको दिखे पूरा। तो इस प्रकार से मतलब आपको जैसे एयर में ओपन हो जाएगा सब कुछ, फिर चैट कर पाओगे आप वहाँ पे, सारी चीज़ें होगी। तो इसी को क्या बोलेंगे, एआर बोलेंगे। व्यक्ति स्मार्टफोन या एआर चश्मे जैसे एआर सक्षम उपकरणों का उपयोग करके आभासी सामग्री को वास्तविकता के साथ सहजता से मिश्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे नहीं है डायरेक्ट, इसमें कोई ना कोई डिवाइस होगा जो आपको पूरा कनेक्ट करेगा उसको वास्तविकता से, रियलिटी से दिखाएगा कि रियलिटी में आपके सामने क्या है, एक स्क्रीन है, होगी वैसे कुछ नहीं लेकिन आपको रियल लगेगा, जिससे एक सहज और आकर्षक अनुभव बनता है। वैश्विक संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता बाजार का आकार 2021 में ये डेटा है, ये नहीं याद रखना आपको, ठीक है। भारत में भी इसका बाजार का डेटा वगैरह दे रखा है, लेकिन अपने को बस ये टॉपिक जो डेफिनेशन है ये याद रखनी है कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न तत्वों को भौतिक दुनिया पे आरोपित करती है एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता। अब दोस्तों अगर बात करें अपने इसकी, तो इसकी कार्यप्रणाली है, एक क्या कार्यप्रणाली है, एक वास्तविक दुनिया का संवर्धित अनुभव है जिसमें नकली डिजिटल इमेजनरी को कैमरे या डिस्प्ले जैसे कि स्मार्टफोन, हैंड्स अप डिस्प्ले के माध्यम से देखी गई वास्तविक दुनिया के साथ आरोपित या मिश्रित किया जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों एआर का आविष्कार, तो मार्टिन हैलिग आते हैं 1957 में किया। इसके बाद दोस्तों इवान सदरलैंड ने 1968 में पहला ये हैंड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम विकसित किया। देखो दोस्तों, अभी आप जो भी चीज़ें यूज कर रहे हो ना, इन पे बहुत सालों से काम चल रहा है, मतलब रिसर्च चलती रहती है, जब कहाँ जाके 50-100 साल लगते हैं ऐसी चीज़ें बन पाती है। अब हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और डेवलपमेंट हो, तो जैसे कंप्यूटर बना उसको भी बहुत साल लगे, तो वैसे ही इन टेक्नोलॉजी में भी टाइम लगता है। ठीक है। और इसके प्रमुख अवयव है, अगर ये याद रखो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अवयव की बात करें तो दोस्तों सॉफ्टवेयर में एआई इससे कनेक्टेड होगा, तो एआई हर जगह आपको दिखेगा। इसके अलावा एआर सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग। हार्डवेयर की बात करें
ठीक है। सॉफ्टवेयर जिसको अपने छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसको अपने हाथ से छू सकते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर में भी होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, डिस्प्ले, सेंसर, इनपुट डिवाइस, एआर। तो ये सारे इसके क्या आ जाएंगे, अवयव आ जाएंगे, कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फिर दोस्तों कार्यरत एआर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेंसर के संयोजन से संचालित होगा। ये प्रक्रिया कैमरा और सेंसर के डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन या एआर हेडसेट से शुरू होती है। कैमरा भौतिक दुनिया के बारे में उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, जबकि सेंसर क्या है, उपयोगकर्ता की स्थिति और अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट एक बार आपको पढ़ना है। सभी को पता है कि सेंसर क्या काम करता है और कैमरा क्या काम करता है। सॉफ्टवेयर कैमरा इनपुट सेंसर डेटा का विश्लेषण करके उपयोगकर्ता के स्थान का निर्धारण करता है तथा ये भी बताता है कि वास्तविक दुनिया में आभासी वस्तुओं को कहाँ रखा जाना चाहिए, कि रियल जो दुनिया है वहाँ पे परफेक्ट स्पेस कहाँ पे हो कि वहाँ पे वो सारा अपना काम कर पाए। इसके बाद डिजिटल सामग्री को रेंडर किया जाता है और लाइव कैमरा फीड पर ओवरले किया जाता है, मतलब उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया जाता है, जिससे उसकी भौतिक वातावरण के साथ क्या हो जाए, संरेखित हो जाए। मतलब जो भौतिक वातावरण है, फिजिकल जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, अब जैसे इस फोटो में देखो, अब ये बाकी तो भौतिक इन्वायरमेंट है, ये टेबल है, सामने लैपटॉप है, लेकिन ये जो निकल के आ गया ये एआर के थ्रू आया है आपका, ये सारी चीज़ें बाहर आ गई, ये एआर के थ्रू आई है। वास्तविक और आभासी तत्वों का सम्मिश्रण भ्रम पैदा करता है कि आभासी वस्तुएं उपयोगकर्ता के परिवेश में भौतिक रूप से क्या है, मौजूद हैं। अब अब इशारों के माध्यम से ये इसको आराम से चला सकता है, सारे काम कर सकता है। अब इसके भी दोस्तों टाइप्स आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, मेन रूप से तो दो ही आते हैं। मार्कर आधारित एआर, ये एक स्मार्टफोन कैमरे द्वारा कैप्चर की गई अनूठी अनूठी भौतिक छवियों या मार्करों द्वारा सक्रिय होते हैं ताकि डिजिटल घटकों को इसको ऊपर रखा जा सके। ठीक है। तो जैसे लोगो, कोई लोगो हो गया या क्यूआर कोड, एक मार्कर लेस। ठीक है। इसमें ये मार्कर पर निर्भर नहीं होते और उपयोगकर्ता को यह चुनने की अनुमति देते कि सामग्री कहाँ प्रदर्शित की जाए। ऐप, कैमरा, जीपीएस, कंपास, एक्सेलरोमीटर उपयोग करके अपने आसपास की जानकारी ये क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट आप इनका नाम याद रख लोगे तो भी बढ़िया रहेगा, मार्कर आधारित, मार्कर लेस। फिर बात करें दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। एक ही समय में भौतिक और डिजिटल दोनों दुनियाओं को क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है, संसाधित करने में सक्षम बनाता है एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिससे मानसिक रूप से दोनों के बीच पुल बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से क्या है, अवशोषित करने के, निर्णय लेने, कार्यों को जल्दी करने की, मतलब इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक तो आप क्या है कि मोबाइल निकालते हो जेब से, फिर आपके स्क्रीन ऑन करते हो, लॉक खोलते हो, तो वो सारा टाइम आपका बच जाएगा। एआर ने कई क्षेत्रों में अपना विस्तार किया है, क्रांति लाने के लिए अपनी उपयोगिता साबित की है। उदाहरण के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान भी किया जाने लगा है, तो हर व्यवसाय में इसका उपयोग होगा अच्छे से। ठीक है। और इससे मेन उपयोग दोस्तों कंपनी वगैरह को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अभी बहुत सारी कंपनीज ले रही है, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल ही पहले, लेंसकार्ट वगैरह। तो बंदे को पता लग जाता है कि उस चाहता क्या है, ये आज के टाइम की जो दुनिया है ना, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, किस प्रकार की मेरे को चश्मों के फ्रेम का प्रोडक्शन करना चाहिए, किस प्रकार की कारें बनानी चाहिए, टेस्ट पता चलता है एक प्रकार से। फिर दोस्तों इसके अनुप्रयोग आ जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, जस्ट अपने को याद रखनी है। खुदरा जो भी अपने, मैंने यही आपको बताया, फिटिंग रूम, कुछ कपड़ों में, दुकानों में एआर फिटिंग मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहकों के प्रतिबिंब पर कपड़ों को सुपर इम्पोज करती है, जिससे उन्हें सरल इशारों और ऑन स्क्रीन बटन का उपयोग करके सब कुछ समायोजित करने की अनुमति मिलती है। तो जो शिक्षा के में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। तो शिक्षा, खुदरा, विनिर्माण, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में, इसके द्वारा लॉजिस्टिक प्रदाताओं को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर पूर्वानुमानित जानकारी तथा तुरंत पहुंच प्रदान कर सकती है। डिलीवरी और लोड ऑप्टिमाइजेशन जैसे कार्यों के लिए हर जगह। स्वास्थ्य की बात करें तो जो स्वास्थ्य देखभाल है उसमें भी, इसके अलावा जो सुरक्षा है इसमें भी काम आएगी। देखो, सैनिकों, नाविकों और पायलटों को परिचालन वातावरण के समान अधिक गहन तरीके से प्रशिक्षण देना, पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस हिसाब से चलना है। हेलमेट पर लगा एआर डिस्प्ले रात्रि दृष्टि और जानकारी देगा। रात को अगर आप प्लेन वगैरह उड़ाते हैं, ड्रोन, लड़ाकू जेट, सब नेविगेशन की बात करें तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है।
तो ये डायरेक्ट आपको पॉइंट लिख के आने हैं, नेविगेशन, रक्षा, इसमें, ठीक है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों इसके उदाहरण। तो ये मैंने आपको पहले बता दीजिए, जैसे BMW है तो इसका उपयोग करके ये सारी चीज़ें जान सकता है। लेंसकार्ट हो गया, आइकिया हो गया, ये स्वीडिश कंपनी है। अब दोस्तों इसके अलावा इसमें दोस्तों जो रेस्तरां है, भोजन करने वालों को संवर्धित वास्तविकता मेन्यू का विकल्पिक देने से उन्हें क्या ऑर्डर करना है इसके बारे में निर्णय लेने में तेजी आएगी, ग्राहक संतुष्टि में सुधार होगा, ठीक है। इसका उदाहरण है Menu.ar, एक ऐप है जो माध्यम से व्यंजन को संवर्धित वास्तविकता देखने का विकल्प भी प्रदान करता है। अभी इसमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। इसके अलावा और भी आपके पास पोकेमॉन गो ऐप, अब जो पोकेमॉन गो गेम चला था आपको पता है, तो वो एक AR पे आधारित था। उसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, अगर आप इसमें लिख के आओगे तो पोकेमॉन गो का, उसमें देखो आपके घर के आसपास ही पोकेमॉन होता था और उसको आप रियल में देख पाते थे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से AR के बारे में पता लग गया होगा मेरे हिसाब से। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इसकी चुनौतियों के बारे में। चिंताएं और चुनौतियां क्या है? गोपनीयता संबंधित भ्रम पैदा करता है, ठीक है। तो ये देखो कोई भी चीज़ होगा उसका डिसएडवांटेज होगा, क्या भ्रम पैदा करता है। डेटा संग्रह की, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा, ठीक है। निर्माण चरण, तो मेन यहाँ पे जो ई डेटा है ना, वो सबसे, जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ये डेटा है ना, ये कलेक्ट, स्टोरेज, इसमें बहुत दिक्कत आएगी। वैध उपयोग मामलों में कमी, सस्ती तकनीक की आवश्यकता, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ती है। अब आ जाते हैं, बात करेंगे अपने नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ है जैसे उसके जीन में कुछ परिवर्तन करके, नैनो का मतलब तो वैसे छोटा होता है, बहुत छोटा। देखो उसकी क्या है कि छोटे से पार्ट में परिवर्तन करके उसमें कुछ भी चेंजेस लाना। जैसे कोई फसल है तो एग्रीकल्चर में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। उसके गुणसूत्रों में परिवर्तित करके, जैसे गेहूं वगैरह है, कनक उत्पादन को अपने बढ़ा सकते हैं, और ये किया भी है, चल भी रहा है मतलब वर्तमान में। नैनो प्रौद्योगिकी परमाणु स्तर पर पदार्थों में हेरफेर करने की प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया, जिससे कि नए असाधारण गुणों वाले नवीन पदार्थ और उपकरण तैयार किए जा सकते हैं। नए पौधे जैसे तैयार करना, अपने उस गेहूं की फसल या चावल की फसल में क्या चेंजेस कर सकते हैं। जब सतह क्षेत्र से आयतन अनुपात नाटकीय रूप से बढ़ जाता है तो पदार्थों का व्यवहार महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे क्या है, बदल जाता है। तो कुल मिला के नैनो टेक्नोलॉजी में बात यह है कि जो पदार्थ हैं उनके मूल रूप में, या उनके DNA होता है, या उसमें सारी कोई भी परिवर्तन लाना, गुण सूत्रों में परिवर्तन लाना। पदार्थों के गुण आकार पर निर्भर होते हैं, जैसे गलनांक, विद्युत चालकता, चुंबकीय, रासायनिक गुण नैनो पैमाने पर भिन्न भिन्न होते हैं, और क्वांटम भौतिकी के नियमों का क्या करते हैं, ये पालन करते हैं। जैसे कुछ पॉलीमर बड़े पैमाने पर इंसुलेटर होते हैं, लेकिन नैनो स्तर पर वे क्या, अर्धचालक की तरह ही काम करते हैं। देखो कुछ इसमें क्या है कि इसने एग्जाम्पल लिया है इंसुलेटर का, पॉलीमर का एग्जाम्पल लिया है कि अगर उनमें बड़े पैमाने पे देखेंगे तो वो इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं, लेकिन नैनो स्तर पर वे अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अगर अब बात करें दोस्तों इसके उपयोग की, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनुप्रयोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में, स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की लक्षित दवा का वितरण, विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने और उन्हें रक्त प्रवाह से हटाने के लिए नैनो स्पंज पॉलीमर यूज किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं के स्थान और उन्मूलन के लिए स्वर्ण नैनो कोशिकाएं, फेस मास्क और PPE किट पर एंटीवायरल नैनो कोटिंग की जाती है। नैनो रोबोटिक्स, लघु सर्जनों, तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में इसका बहुत योगदान है। इसके अलावा पर्यावरण की बात करें तो जल विलवीकरण के लिए प्रयुक्त CNT झिल्ली, जल प्रदूषण की पहचान के लिए नैनो स्केल सेंसर लगाया जाता है। नैनो फैब्रिक पेपर टॉवल का उपयोग सफाई के लिए तेल में भी किया जाता है। दूषित भूजल के उपचार के लिए लोहे के नैनो कण। तो जो भी अपने पार्टिकल या अपने आसपास चीज़ें मौजूद है ना, उनसे इनके छोटे छोटे ऐसी चीज़ें तैयार करना जो आपके लाइफ को इजी बनाए, या कोई भी काम है उसको इजी बनाए। खाद्य एवं कृषि की बात करें तो दोस्तों रोगाणु रोधी एजेंट के रूप में टाइटेनियम ऑक्साइड का नैनो कण प्रयोग किया जाता है।
शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए खाद्य पैकेजिंग में जीवाणुरोधी सिल्वर नैनोकणों का उपयोग, कीटनाशक और उर्वरों के जैव आवर्धन का पता लगाने के लिए जैव संकेतक का उपयोग करते हैं। अब एक टर्म आई है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है RFID। ये क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो आप समझ गए होगे। तो जो भी बार कोड से ऐसे होते हैं तो उससे अपने को प्रोडक्ट के बारे में क्या है जानकारी मिलती है, तो वही चीज़ है, ज़्यादा इसमें कोई नहीं है। देखो अब ये क्या है कि एक चीज़ से कनेक्ट होती है। जब भी आप कई बार जैसे जियो मार्ट वगैरह है वहाँ सामान लेने जाते हो तो वो उनके पास ऐसा कुछ डिवाइस होता है, तो उस वो अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ इस तरीके से ही वो कनेक्ट रहता है। ठीक है, कनेक्ट इसको मैं बताऊंगा आपको आगे। अब देखो वायरलेस संचार का एक रूप है, ये क्या है? RFID। तो सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट लिखना है कि वायरलेस संचार का एक रूप है जिसमें किसी वस्तु, जानवर या व्यक्ति की विशिष्ट पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की रेडियो आवर्ती भाग में विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोस्टैटिक युग्मन का उपयोग शामिल है। तो इसमें क्या है, आपके विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का उपयोग, या कह सकते हैं कि रेडियो तरंगों या आवर्तियों का उपयोग यहाँ पे किया गया है, जिससे अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति को पहचान सके। जैसे आपके ऊपर एक QR कोड लगा दिया तो उस QR कोड से पता लग जाएगा कि आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है, कब जन्म हुआ आपका। तो वही चीज़ है, ये वस्तुओं और लोगों को खोजने, पहचानने, ट्रैक करने, उसे संवाद करने रेडियो आवर्ती का उपयोग करता है। ठीक है, और ऐसी विधि है जिसका उपयोग वेब पर रेडियो ट्रांसमिशन के उपयोग से किसी वस्तु, ट्रैक को पहचानने के लिए। तो आपको ये चीज़ तो मोटा मोटा समझ आ गई होगी कि अपने इसका क्यों उपयोग कर रहे हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का नाम से स्पष्ट है, कोई भी आइडेंटिटी है उसको निकाल रहे हैं। डेटा को RFID टैग में डिजिटल रूप में एक एनकोड किया जाता है जिसे रीडर क्या है पढ़ लेता है। ये डिवाइस एक टैग या लेबल के रूप में काम करता है जिसके दौरान पारंपरिक बारकोड या QR कोड की तुलना में रीडर के माध्यम से डेटाबेस को संग्रहित टैग से डेटा पढ़ा जाता है। अगर अपने बात करें दोस्तों इसके प्रकार, तो मुख्य रूप से इसके वैसे दो आते हैं। एक तो आता है UHF जिसे अपने बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैसे इसका उपयोग शिपिंग, पैलेट या कुछ ड्राइवर लाइसेंस पर किया जाता है। जैसे 902 से 928 902 से 928 मेगाहर्ट्ज बैंड में इसके सिग्नल होते हैं। अब ये जो टैग रीडर है सिग्नल को प्रतिबिंब करने के तरीके को बदलकर कई मीटर की दूरी पर संचार करते हैं और रीडर इन प्रतिबिंबों को पकड़ने में क्या है सक्षम होता है। ठीक है, और इस तरीके को इसको क्या कहा जाता है? बैक स्कैटर कहा जाता है। तो एक तो हाई आवृत्ति की होगी, अब एक आ जाती है एक तो होगी आपकी UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अब एक आ जाती है आपकी नॉर्मल HF हाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या है कि 13.56 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, जो आपके पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, किताबों या गैर संपर्क भुगतान प्रणालियों में होने की संभावना है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं, एक निष्क्रिय RFID आता है। निष्क्रिय RFID टैग का अपना कोई पावर स्रोत नहीं होता, ये रीडर से पावर का उपयोग करता है। इस डिवाइस में RF टैग किसी पावर सप्लाई से जुड़े नहीं होते। निष्क्रिय RF टैग अपनी पावर को स्टोर करते हैं। जब इसे सक्रिय एंटीना से उत्सर्जित किया जाता है तो ये विशिष्ट आवृत्ति का उपयोग करते हैं। अब इसमें ये आवृत्ति दी गई, ये आपको याद नहीं रखनी। जो निष्क्रिय होता है ये इसकी जो हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील होता है। एम्बेडेड पावर की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन्वेंट्री ट्रैकिंग, ठीक है, इतना आपको नहीं याद रखना, इसमें सीधा याद रख लेना है कि इसमें कोई पावर स्रोत नहीं होता। फिर बात करें सक्रिय RFID, इस डिवाइस में एक पावर सप्लाई द्वारा जुड़े होते हैं जिसमें सिग्नल उत्सर्जित होता है तथा एक एंटीना भी होता है जो डेटा प्राप्त करता रहता है। तो सक्रिय का मतलब यह कि एक्टिव रहेगा हमेशा। बड़ी दूरी पे संचार करना हो, अद्वितीय पहचान करनी हो। ठीक है, सेंसर जैसे अन्य उपकरणों का उपयोग करके धातु की उपस्थिति में निष्क्रिय टैग से ये बेहतर है जब मेटल को जानना हो। फिर बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखो ये RFID रीडर है, कनेक्ट टू द एंटीना वायरलेस एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द RFID टैग। अब ये देखो, अब यहाँ पे एंटीना रिसीव द स्टोर डाटा फ्रॉम द टैग एंड ट्रांसमिट डाटा टू RFID रीडर। सबसे पहले देखो ये RFID टैग है यहाँ पे, अटैच टू द असेट टू द ट्रांसमिट स्टोर डाटा टू द एंटीना। तो ये क्या करेगा, ये एंटीना को डाटा देगा, एंटीना इसको दे देगा और ये आगे कंप्यूटर में डाटा दे देगा। तो सीधा ये सिस्टम है इजी सा। फिर बात करें दोस्तों इसका कार्य का सिद्धांत क्या है। ठीक है,
जो AIDC फंक्शन करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो मेन यही ध्यान रखना है कि ये उपयोग कौन सी तरंगों को करेगा, रेडियो तरंगों का उपयोग करेगा RFID। इसका मतलब है स्वचालित पहचान और डेटा कैप्चर तकनीक AIDC का, जो ऑब्जेक्ट की पहचान और डेटा का संग्रह और मैपिंग करती है। एंटीना एक ऐसा उपकरण है जो शक्ति को रेडियो तरंगों में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग रीडर और टैग के बीच संचार के लिए किया जाता है। जो पिछले मैंने आपको बताया यही काम आगे लिखा हुआ है बस। अब RFID जो रीडर है, टैग से जानकारी प्राप्त करते हैं, टैग का पता लगता है, पढ़ता है और आगे जो रिसीवर को दे देता है, बस वही चीज़ें लिखी हुई है। अनुप्रयोग की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुप्रयोग जरूर देख के जाना। इसका उपयोग शिपिंग कंटेनर, ट्रक, रेल मार्गों, कारों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एसेट ट्रैकिंग में किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड के आकार के एक्सेस एप्लीकेशन में किया जा सकता है, कॉर्मिक ट्रैकिंग में प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच को नियंत्रित करना, ID बेजिंग का उपयोग करना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, नकली वस्तुओं की रोकथाम जैसे दवा उद्योगों में, तो इन सभी में इसके अनुप्रयोग आ जाएंगे। अब अपना टॉपिक आता है दोस्तों फोर्थ, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग चीज़ क्या है, जिससे आप थोड़े सी चीज़ें जान पाओ अच्छे से। देखो हर टॉपिक को अपने अच्छे से समझ रहे हैं। देखो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, अब देखो नॉर्मल कंप्यूटर है उसकी लिमिट होती है कि कोई भी वो कैलकुलेशन करेगा उसमें कहीं ना कहीं लिमिट है उसकी। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग वहाँ यूज की जाएगी जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या कह सकते हैं गणना है, उसको सॉल्व करना है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है जो परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन उप परमाणु कणों का उपयोग करता है। और क्लासिकल कंप्यूटर जिसे स्मार्टफोन, लैपटॉप शामिल है, बाइनरी बिट्स में जानकारी को एनकोड करता है। जो ये मतलब जो भी ये जानकारी है ये 0 1 में इनकोड करेगा। कंप्यूटर भी यही काम करता है, लेकिन ये जो काम करता है ना वो अलग क्यों है आगे बताऊंगा आपको, क्लास में बने रहिए। मेमोरी की मूल इकाई क्वांटम बिट या क्यूबिट है इसकी। उप परमाणु कणों को एक ही समय में एक से अधिक अवस्था में मौजूद रहने की अनुमति भी देता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सुपरपोजिशन का उपयोग करेगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स गणनाएं करेगा जिन्हें होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। वो उन गणनाओं को है ना मिनटों में सॉल्व कर देगा, इसलिए ये क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी गणनाएं होती है जिनको होने में वर्ष लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाखों वर्ष लग सकते हैं, उनको ये सोल्व कर देता है। देखो एक तो होता है आपका नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर, एक क्वांटम कंप्यूटर, इनमें डिफरेंस देख लो। क्लासिकल बिट्स कैन ओनली 0 और 1, एंड जो क्यूबिट्स होते हैं क्वांटम वाले, ये क्या है कि सुपरपोजिशन, तो ये याद रखना है आप ये वाला वर्ड इसमें, क्वांटम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कैन एग्जिस्ट 0 1 एट द सेम टाइम। तो इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे उपयोग करेगा। अब यहाँ पे आप और डिफरेंस देख सकते हो, कैलकुलेट विद क्यूबिट्स विच कैन रिप्रेजेंट 0 1 एट सेम टाइम। तो ये ध्यान रखना जो क्वांटम है ये किस में करेगा, क्यूबिट में, जो 0 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैलकुलेट द ट्रांजिस्टर विद कैन रिप्रेजेंट, तो इसमें अपने ट्रांजिस्टर यूज करते हैं जो 0 1 है, तो यहाँ पे क्यूबिट्स यूज हो रहे हैं। पावर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ क्यूबिट। तो जैसे जैसे क्यूबिट की संख्या बढ़ती जाएगी इसकी पावर बढ़ती जाएगी, जैसे ग्राफ में बढ़ रही है। पावर इंक्रीजन 1/1 रेशो, इसमें ग्राफ आपका स्थिर रह रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, स्थिर नहीं रह रहा, लेकिन 1/1 रेशो में बढ़ रहा है दोनों तरफ से। अब क्वांटम कंप्यूटर हैव हाई एरर रेट्स एंड नीड टू बी केप्ट। अब यहाँ पे आपको एरर थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ये गणना कर रहा है कॉम्प्लेक्स। क्लासिकल कंप्यूटर है वे लो एरर, तो यहाँ पे एरर आपको कम मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ एक समझ आ गई होगी, ये इसका एक ड्रॉबैक निकल के आ गया कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है यहाँ पे अपने को एरर मिल सकता है। वेल सुटेड फॉर टास्क लाइक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, डाटा एनालिसिस एंड सिमुलेशन, इसमें यूज़ किया जाता है। और बाकी क्लासिकल कंप्यूटर तो आपको पता ही है सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये किसके हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के, ये ध्यान रखना। क्वांटम कंप्यूटिंग के ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम है, ये आप लिख के आ सकते हो। फिजिकल क्यूबिट होता है, ये तो है हार्डवेयर। प्रोसेसर होता है, कंट्रोल सर्किट, इंटरफेस होता है,
डिटेक्टर्स होते हैं जिसमें चिप्स, टेपिंग्स, आयंस, वैक्यूम्स, लेज़र, माइक्रोवेव, ऑक्टिल सिस्टम, वायरिंग्स, रेफ्रिजरेशन, हाउसिंग, सिग्नल शिल्डिंग। तो क्यूबिट ध्यान रखना, कुछ टर्म्स ऐसी होती है दोस्तों, उनको आप लिखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्यूबिट हो गया, प्रोसेसर, ठीक है। तो इसमें क्यूबिट तो आपको लिख के लिखना है ना, इस शब्द का, ऐसे शब्दों का उपयोग करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एरर करेक्शन रहता है इसमें, कंट्रोल प्रोसेसिंग लैंग्वेज रहती है, स्पेसिफिकेशन, सिमुलेशन, डीबगिंग, ठीक है। डीबगिंग मतलब कोई भी एरर आए तो उसको सॉल्व कर दे, सही कर दे, कोई भी अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंपाइलर, शेड्यूल्स, ऑप्टिमाइजेशन, वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडेशन, फंक्शन लाइब्रेरीज, तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी रहता है। अगर आप बात करें दोस्तों इसके अनुप्रयोग की, तो कणों के व्यवहार को जानने के लिए क्यूसी क्वांटम कंप्यूटिंग कम्यूटेशनल तरीकों की सीमाओं को पार कर जाता है और दवाओं के आणविक व्यवहार के सभी संभावित क्रम परिवर्तनों का लाभ उठाने और कुशलतापूर्वक संभालने के लिए जो उलझाव और सुपरपोजिशन का उपयोग कर सकता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको सोल्व कर सकता है। उदाहरण के लिए दोस्तों SRI इंटरनेशनल और एस्ट्राजेनेका जैसे फार्मा अनुसंधान संगठन प्रोटीन मॉडलिंग में क्यूसी की क्षमता का पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण वगैरह नहीं लिख के आना, अपने को पता है कि मेडिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग है, इतना ही पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, क्लासिकल प्रदर्शन के सापेक्ष तेज करने, मतलब उसकी स्पीड फास्ट कर सकता है मशीन लर्निंग की, और उसका जो सांख्यिकी वितरण का उपयोग करता है, ठीक है, जो डाटा एनालिटिक्स कर रहा है वो फास्टली करेगा। अनुकूलन, क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान, विकास, उत्पादन प्रक्रियाओं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग विनिर्माण प्रक्रियाओं संबंधित लागतों में कम कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे उद्योग हो उसको लागत को कम करनी हो तो वहाँ भी इसका उपयोग कर सकता है। वित्तीय क्षेत्र में इसका उपयोग है, ऑटो इंडस्ट्री में इसका उपयोग है, क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है, इसका उपयोग है। इसके अलावा खगोल विज्ञान में भी दोस्तों, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, ब्लैक होल है, इसके बारे में जानना हो तो भी इसका उपयोग किया जाएगा, किसका, क्वांटम कंप्यूटिंग का, ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।